भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में तबाही। सीएम धामी और आपदा कंट्रोल रूम अधिकारियों की बैठक की। अधिकारियों को दिए गए खास दिशा निर्देश। तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू जारी, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। भारी बारिश के राज्य की कई सड़कें बंद। पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा सड़क खुलवाने की कोशिश। 20 पुल पूरी तरह जर्जर, बारिश में बहे 2 पुल। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था उत्तराखंड में शुरू। इसे लागू करने वाला चौथा राज्य बना उत्तराखंड। प्रदेश में 22 जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए गए। मसूरी में नो पार्किंग में टैक्सी खड़ा करना पड़ा महंगा। एसडीएम ने 24 टैक्सी के मसूरी प्रवेश में लगाया प्रतिबंध। अवैध पार्किंग से आवाजाही में हो रही थी दिक्कतें। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। और चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे और बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत दिलाने और अवरुद्ध सभी संपर्क मार्गों को सुचारू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने सबसे पहले सुबह आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थिति को देखते हुए अधिकारी निर्णय लेकर आपदा प्रभावितों को राहत दिलाने का काम करें। टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश के चलते संपर्क मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। वहीं केदारनाथ क्षेत्र में 4 धाम यात्रा में आए तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों से चर्चा करने के बाद मीडिया से जानकारी भी साझा की है। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए और चूँकि 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है या जहाँ पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है उस सहायता पहुंचाई जाए। सर, केदारनाथ रूट पे हमने वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन रास्ता बहुत डैमेज हुआ है, तो क्या अभी हम एहतियात के तौर पे कुछ दिन ब्रेक देंगे, क्योंकि पैदल भी बड़ा मुश्किल हुआ है? देखिए, चूंकि वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी और अन्य लोग, पूरे प्रशासन के लोग मौके पर गए हुए हैं। 2 पुल वहाँ पर, एक बैली ब्रिज और एक छोटा लकड़ी का पुल, दोनों वॉश आउट हुए हैं। दोनों कल रात की जो बरसात है उसमें पूरी तरह से वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यात्री वहाँ पर थे उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हमारी और एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों से बात हुई, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी बात हो रही है। सभी लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं वहाँ पर। त्रिवेणी घाट का जो वाटर का लेवल है वो थोड़ा
पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, जानना चाहेंगे कि भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में हर तरफ तबाही मची है और सबसे ज्यादा प्रभावित जिले जो हैं वो टिहरी और रुद्रप्रयाग है। ऐसे में सीएम धामी के क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल नियमित, देखिए कल देर रात्रि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जो है वो भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। भारी बारिश से हमने देखा है कि कई जगह पर तबाही मची है, जिसमें सबसे अधिक जो है वो टिहरी और रुद्रप्रयाग पे है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्टिव है लगातार ही। क्योंकि देखिए दोनों जिलों में बादल फटा है, भारी नुकसान हुआ है। केदारनाथ क्षेत्र की बात करें चाहे हम टिहरी की बात करें, क्योंकि केदारनाथ यात्रा जो है वो सोनप्रयाग के बाद से जो पैदल मार्ग और गाड़ी के लिए मार्ग है वो पूरा का पूरा एक तरीके से रास्ता नदी में बह चुका है, जिसके कारण यात्रा भी जो है वो आज बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है वे ग्राउंड जीरो पर सुबह से डटे हुए हैं। सुबह उन्होंने पहले आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण पूरा किया, सभी जिलाधिकारियों से बातचीत करी, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो उसके बाद वो टिहरी चले गए, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और स्थलीय निरीक्षण भी उन्होंने किया। आपदा प्रभावित लोगों से भी उनसे बातचीत की और हर संभव मदद का जो है उनको भरोसा दिया है। और अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जिसको भी जो संभव सहायता चाहिए आपदा प्रभावित क्षेत्र में उसको तुरंत ही मुहैया करवाया जाए, क्योंकि सभी जिलाधिकारी एक तरीके से एक्टिव है। क्योंकि कल देर रात ही हमने देखा है कि आपदा सचिव लगातार आपदा कंट्रोल रूम में बने रहे थे और पूरे प्रदेश में हो रही स्थिति का वो लगातार जो है बातचीत करके डीएम से जानकारी उसकी ले रहे थे। तो मुख्यमंत्री इस समय देखिए रुद्रप्रयाग में मौजूद है। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ क्षेत्र में जो बादल फटा है उसमें सोनप्रयाग का रास्ता जो है पूरा का पूरा नदी में बह चुका है। तो यात्रा मार्ग का जो कनेक्टिविटी है वह पूरी की तरह से बंद हो चुकी है। अब एसडीआरएफ वहां पर देखिए एक पहाड़ी पर चढ़ाकर दूसरी पहाड़ी से जो है वह श्रद्धालुओं को पैदल ही रास्ता पार करवा रही है। और जहाँ पे एक तरीके से ज्यादा दिक्कत हो रही है वहाँ पे हेली से भी लगभग 60 यात्रियों को जो है वो सुरक्षित स्थान पर लाया गया है, जो केदारनाथ यात्रा के जगह जगह पर पैदल मार्ग के दौरान जो है रास्ते पर फंसे हुए थे। लेकिन अब सीएम धामी ने जो दिशा निर्देश दिए है उसके बाद से लगातार जिलाधिकारी एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, सभी एक तरीके से रेस्क्यू में और जो केदारनाथ में यात्री एक तरीके से फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगह लाने में लगे हुए हैं। कृष्णा जी, लेकिन एक और अहम सवाल, क्योंकि इस बीच जो है चार धाम यात्रा भी जारी है, ऐसे में 170 सड़कें हैं उत्तराखंड में जिसे कि बंद कर दिया गया है। 20 पुल ऐसे हैं जो कि आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। अब इस तरह के माहौल में जो चार धाम यात्रा है वो उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो सभी स्टेट नेशनल हाईवे जो है वो एकदम सुचारू है। 170 की जो बात आपने कही है ये सिर्फ जो राज्य के राजमार्ग है जो जिले से अपने गांव क्षेत्र को जोड़ते हैं वे काफी ज्यादा स्थिति में बंद पड़े हैं। क्योंकि सुबह जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीएम चमोली से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने जानकारी दी थी कि लगातार देखिए कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी बीआरओ जो है वो तमाम रोड कनेक्टिविटी को दोबारा शुरू करने में लगी हुई है। सड़क पर जो मलबा आ रहा है उसको हटाने में एक तरीके से असमर्थ वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है। जैसे ही वो मलबा रोड से हटा रहे हैं तो पहाड़ी से और ज्यादा मलबा जो है वो रोड पे आ जा रहा है, इसलिए उन जगहों पर थोड़ा समय लग रहा है। कल शाम तक डीएम चमोली के अनुसार सभी सड़कें जो है वो दोबारा सुचारू कर दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट निर्देश जो है वो सभी विभागों को दिए हैं, जिलाधिकारियों को दिए हैं कि जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। चाहे पीडब्ल्यूडी की बात हो, बीआरओ की बात हो, जोन से विभाग का आप उपयोग कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा उसकी मशीनरी का एक तरीके से इस्तेमाल करें ताकि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई समस्या ना देखने को मिले। और क्योंकि केदारनाथ की जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी काफी यात्री जो है इस समय फंसे हुए हैं, जिनको एसडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू करके हेली के माध्यम से और जो एक तरीके से चलने में सक्षम है उसको पहाड़ी पर चढ़ाकर दूसरी पहाड़ी से नीचे उतारा जा रहा है। क्योंकि काफी लोग जो है वो सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड की तरफ फंस गए थे, तो रास्ते की कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिस वजह से आज के लिए जो है वो चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। यानी कि आज कोई भी यात्री जो है वे पैदल यात्रा के दौरान जो है वो सोनप्रयाग के बाद आगे नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ते वो काफी बंद पड़े हुए हैं। अब उसका वैकल्पिक मार्ग देखा जाएगा एसडीआरएफ की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से, ताकि यात्रा को दोबारा शुरू कर दी जाए। निमी, ठीक है कृष्णा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए वहां बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण तबाही मची हुई है, कई सड़कें बंद हो गई है, चार धाम यात्रा जो है वो प्रभावित है और लगातार सीएम धामी जो है वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर देहरादून से है, जहां की उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ों में भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण सड़कें बंद पड़ी हैं। सड़कों को लेकर के पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने कहा कि सुबह तक 170
70 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सड़कें अभी बंद हैं उनमें ग्रामीण सड़क ज्यादा हैं, विभाग उन्हें जल्द से जल्द खोलने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभाग की पहली प्राथमिकता नेशनल और स्टेट हाईवे को खोलने की रहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारी बारिश से 20 पुलों का नुकसान हुआ है और 2 पुल बह गए हैं। साथ ही पिछले साल के 84 जर्जर पुलों के बारे में उन्होंने बताया कि अधिकतर पुलों पर काम किया जा रहा है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बारिश में क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा हो रही है तो पहाड़ में जैसे हर बार होता रहा है, सड़कें ऑफ एंड ऑन बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, लेकिन जो आज सुबह की सूचना उसके हिसाब से लगभग 170 सड़कें हैं जो कि वर्तमान में बंद है, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अधिकतर हैं ग्रामीण मार्ग हैं और PMGSY के जो रोड हैं जो गाँव को कनेक्टिविटी देते हैं वो वाले रास्ते हैं, उन पे भी काम हम लोग कर रहे हैं। हमारा फोकस NH और SH पे जहाँ पहले रहता है, हम पहले उसको करते हैं क्लियर, उसके बाद हम आगे के रोड्स पे काम करते हैं। और 20 हमारे पुल हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2 पुल वॉश आउट हुए हैं और बाकी पुल ऐसे हैं जिनमें थोड़ा किसी में दरार है, किसी में कोई और प्रॉब्लम आई है, तो उसमें हम लोग ने ट्रैफिक को रेस्ट्रिक्ट किया है, ट्रैफिक कम किया है। कहीं पे छोटी गाड़ियाँ सिर्फ चल रही हैं, कहीं पे हम सिर्फ पैदल चला रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है। सर, पिछले साल की रिपोर्ट थी 84 पुल जर्जर थे, अभी उनकी क्या कंडीशन है और उन पर क्या काम हुआ है और उसमें से कितने मैंने सुधार हुआ है और कितने भी जर्जर हैं? जो पिछले साल हम लोग ने सर्वे कराया था उसमें जितने टोटल पुल आए थे उसमें से 84 पुल पे हम लोग ने सैंक्शन यहाँ से दे दिया था, उस पर काम चालू कर लिया गया है, रिपेयर का काम, जिसमें कुछ नए पुल भी हमने सैंक्शन किए थे कि जो रिपेयर नहीं हो सकते थे, वहाँ पर नए पुल सैंक्शन किए हैं। कुछ हैं जिन पे कि एक्चुअल काम शुरू हो गया, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे साइट सिलेक्शन, लैंड ट्रांसफ़र केसेस, फॉरेस्ट केसेस, ये सब पे काम चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां की पौड़ी गढ़वाल से खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि IMD ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट के चलते आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं जिलाधिकारी ने इस छुट्टी के आदेश को जारी किया है। बता दें कि पौड़ी गढ़वाल से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जी हां, आपको पौड़ी गढ़वाल से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है, उन्हें निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। बता दें कि IMD के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी और पौड़ी में भारी बारिश की संभावना है। जी हां, ये ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके मद्देनजर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूलों को बंद किया गया है। सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है, उन्हें निर्देश दिया गया है और IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें टिहरी और पौड़ी ऐसे राज्य हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है और पूरे उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि GST प्रणाली में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था की उत्तराखंड में शुरुआत हो चुकी है। देश में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला राज्य बन चुका है। जी हां, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया है। इससे फर्जी पंजीकरण के जरिए जो टैक्स चोरी होती थी उसे रोकने में मदद मिलेगी। वहीं GST काउंसिल ने पंजीकरण के समय आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक से करने का निर्देश दिया है। बता दें आपको कि टैक्स चोरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें गलत दस्तावेजों से फर्जी GST पंजीकरण किया गया। अब इसे रोकने के लिए पंजीकरण में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को लागू किया जा रहा है। प्रदेश में 22 GST सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर ऑफलाइन भी दस्तावेजों से सत्यापन किया जा सकता है। तो बता दें आपको कि अब टैक्स चोरी पर लगाम लगने वाला है और इसको लेकर उत्तराखंड प्रशासन ने एक्शन लिया है और
बता दें कि इसी के मद्देनजर जो है ऑफलाइन भी दस्तावेजों से सत्यापन की जांच की जा सकती है। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा एक छोटा राज्य है और हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नित्य कोई नवाचार करने का हम प्रयास करते हैं, तभी हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की भी संभावना रहती है। और आज उसी कड़ी में हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रणाली को आज शुरू किया है। पूरे देश भर में हम चौथा राज्य हैं जिन्होंने इस प्रणाली को, इस सिस्टम को लागू किया है। हमारे से पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में ये लागू हुआ था और उत्तर भारत में हम पहले राज्य हैं जिसने ये नवाचार प्रारंभ किया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे चोरी है, कर चोरी, उसमें नियंत्रण होगा। जो हमारे ईमानदार करदाता हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो आईटीसी के जो फ्रॉड हैं उसको रोकने में हमें कामयाबी हासिल होगी। आपको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमारे ही प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट इसके लिए हम लोगों ने पकड़ा था और उसमें भी एक व्यक्ति आज भी जेल में है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर जो है हल्द्वानी से आ रही है। हल्द्वानी से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां बस अड्डे पर दो युवक एक परिवार से खुलेआम मारपीट करते नजर आ रहे हैं। यह मामला देर रात 12 बजे का है, जहां बाइक सवार दो युवक कार सवार परिवार से मारपीट करते नजर आए। बस अड्डे पर रोजाना देश विदेश से हजारों यात्री हल्द्वानी आते हैं और यहां खुलेआम मारपीट हो रही है और लोग तमाशबीन होकर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों युवक एक महिला से भी बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है और मारपीट कर रहे युवक परिवार के एक युवक को मारने के लिए लोहे का स्टूल भी उठा रहे हैं। इन दिनों हल्द्वानी शहर में लगातार मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हल्द्वानी पुलिस हरकत में आई और मारपीट कर रहे दो युवकों को पकड़कर कोतवाली ले जाया गया, जहां उनकी बाइक सीज कर दी गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, देर रात ये घटना हुई है जिसमें पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस द्वारा गाड़ी भी सीज कर ली गई है और उसका चालान भी किया गया है। लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसी तहरीर आएगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी कई इस तरह के मारपीट के मामले सामने आए हैं, तो पुलिस के गश्त आपको चेकिंग भी बढ़ाएगी? बिल्कुल, चेकिंग भी चलती है और 112 तुरंत रिस्पॉन्ड भी करता है जो भी कॉल करते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। 11 बजे ये चीज़ हुई थी। रात को ना रेट कम से कम 3 से 4 फीट का सेट आया होगा कम से कम, जो ग्राउंड लेवल पर उसका है का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर मसूरी से है। मसूरी में नो पार्किंग में टैक्सी खड़ी करना 24 टैक्सी संचालकों को भारी पड़ गया। बता दें कि मसूरी एसडीएम दीपक सैनी को मिली रिपोर्ट के मुताबिक मसूरी के बाहर रोड के किनारे पर नो पार्किंग जोन पर वाहन खड़े किए जाते हैं, जिनके कारण आए दिन यातायात प्रभावित होता रहता है। वहीं 25 जुलाई को पुलिस द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि पिक्चर पैलेस मसूरी से एसडीएम एमडीडीए पार्किंग मसूरी तक नो पार्किंग जोन में 24 टैक्सी अवैध रूप से खड़े किए गए थे, जिनकी वीडियोग्राफी कराई गई। उन्होंने कहा कि एसडीएम मसूरी के निर्देश के बाद 24 टैक्सियों मसूरी में प्रवेश को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने कहा कि पहले भी टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मसूरी को इस संबंध में लिखित रूप में बताया जा चुका है, फिर भी उनके आदेशों की बार बार अवहेलना हो रही है और सड़क किनारे नो पार्किंग में टैक्सी खड़ी होने के कारण मसूरी में पर्यटकों और आमजन को यातायात बाधित होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी कोतवाल के आदेश पर 24 टैक्सियों के मसूरी में प्रवेश बंद कर दिए गए हैं। इसकी सूचना मसूरी के कोलू खेत पुलिस चौकी को भी दी गई है। इसमें ये था कि जो भी सड़क पे टैक्सियां पार्क थी
उनका सर्वेक्षण किया गया, उनके फोटोग्राफ्स ले गए कि कौन टैक्सी कहाँ पे पार्क थी। उसके अनुसार एसडीएम साहब को रिपोर्ट की। एसडीएम साहब ने 24 गाड़ियों का मसूरी आने पे प्रतिबंधित कर दिया गया। उसका लेटर पुलिस को और खुद बैरियर को भी दे दिया गया कि ये गाड़ियाँ अगर ऊपर आई तो इनको एंट्री न दी जाए। नहीं, ये टैक्सी यूनियन से ही बात करके हुई थी। जिस दिन माननीय मंत्री जी ने ये लंडौर का निरीक्षण करा था, उस दिन टैक्सी यूनियन के सचिव भी थे और वहीं पे ये डिसाइड हुआ था कि जो भी टैक्सियाँ ये खड़ी रहती हैं सड़क पे, इनको बैन कर दिया जाए मसूरी आने पे। ऐसे और टैक्सियों को भी चिन्हित किया हाँ, आगे और टैक्सियाँ चिन्हित की जा रही हैं। अच्छा मेरे पास आई हुई ऑफिस में कि रॉबिन वहीं बीते दिन ग्राम लौका में पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद की हत्या का सितारगंज पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। बता दें कि एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि ग्राम लौका निवासी सितारगंज कोतवाली में तहरीर देकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसने अपने मुर्गी फार्म पर काम करने के लिए करीब 2 साल पहले लालता प्रसाद को रखा था। वहीं 20 से 25 दिन पहले सुमन कुमार को भी काम पर रखा गया था। वहीं दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बदले की भावना से सुमन ने रात में सोते समय लालता प्रसाद की हत्या कर डाली। सितारगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से लालता प्रसाद की हत्या करने वाले सुमन को गिरफ्तार किया। साथ ही हत्या में प्रयोग किए गए सीमेंट के पत्थर आदि को बरामद कर लिया गया। की रात्रि के घटना थी, जिसे हमें 30 जुलाई में सुबह में सूचना भी मिली थी कि एक नागेंद्र सिंह वादी हैं, इन्होंने सूचना दी कि इनका पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद नाम के एक कर्मचारी थे, उनकी जो है हत्या की गई है। तो वादी द्वारा ही इसमें एक नामजद तहरीर दी गई थी। एक अभियुक्त की पहचान उनके द्वारा मतलब एक नामजद तहरीर देकर की गई थी। उनके यहाँ पे पूर्व में काम करने वाला सुमन कुमार एक कर्मचारी था, जिसके ऊपर उन्होंने संदेह जताया था। तो जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे वो भी इसी तरफ अंदेशा जता रहे थे कि इसमें सुमन कुमार ही इन्वॉल्व होने की पूरी हमें आशंका थी। इसी क्रम में माननीय एसएसपी महोदय के निर्देशन में एसपी सिटी, सीओ सितारगंज, इंस्पेक्टर सितारगंज और कोतवाली सितारगंज की पूरी टीम इसमें अनावरण में लगी हुई थी और इस पूरी टीम को एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त सुमन कुमार को हमने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है, सीमेंट का पत्थर है, उसको हमने बरामद किया है और अभियुक्त में की जो लोअर थी जिसमें खून भी लगा हुआ था, उसको भी हमने बरामद किया है। तो ये प्राइमरीली इसका रीज़न जो है इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये दोनों साथ में काम करते थे। ये कुछ 20-25 दिन पहले सुमन कुमार यहाँ पे काम करने आया था, लेकिन जो है ये काम ठीक से नहीं करता था, इसलिए लालता प्रसाद जो मृतक है उसने मालिक से शिकायत भी की थी कि ये काम नहीं कर रहा है और इसी आधार पर मालिक ने जो है इसको 8-1 दिन पहले निकाला था काम से। तो इसी बात की रंजिश लेके मतलब ये एक रंजिश उसके मन में थी और 29 की रात्रि में ये दोनों साथ में जब खा पी रहे थे तो फिर उसी का फ़ायदा लेकर ये रंजिश के चलते इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा 1000 रुपये का कैश रिवार्ड भी दिया जाता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि खबर है जहां पर रेलवे स्टेशन जो है वो जलमग्न होता नजर आ रहा है। लाल कुआं से ये तस्वीरें, भारी बारिश से लाल कुआं रेलवे स्टेशन जो है वो जलमग्न हो चुका है। बता दें खड्डी मोहल्ला सहित कई इलाकों में पानी भर चुका है। जल भराव से बाढ़ की स्थिति की जो संभावना है वो बनी हुई है। आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने को भी कहा गया है। तो बता दें आपको कि बारिश के कारण, जल जमाव के कारण आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। भारी बारिश से लाल कुआं रेलवे स्टेशन जो है वो जलमग्न हो गया है। खड्डी मोहल्ला सहित कई इलाकों में भारी बारिश जो है वो हुई है और उससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। वहीं बता दें आपको कि जल भराव के कारण जो इलाका है, आसपास के इलाके को सतर्क कर दिया गया है। बता दें आपको कि खड्डी मोहल्ला सहित कई इलाकों में पानी भर चुका है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बीते कई दिनों से हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी ने 13 चौराहों में रोड चौड़ीकरण करने के दौरान बड़ी संख्या में चौड़ीकरण की जद में आ रहे बड़े और सालों पुराने पेड़ों को काट गिराया। इस कारण पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और प्रशासन को पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी। इसी के चलते पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और प्रशासन ने 40 चिन्हित बड़े और पुराने पाकड़ और नीम के पेड़ों को रीलोकेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हल्द्वानी की जनता के लिए खुशी की बात यह है कि प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की ये कोशिश सफल हो गई। बता दें कि हल्द्वानी से कुछ दूर हल्दू चौड़ में बन रही गौशाला की जमीन में बीते दिनों काठ गोदाम के नरीमन चौराहे के समीप तेज आंधी के चलते टूटकर निर्जीव हो चुके सालों पुराने पेड़ को पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के प्रयास से ट्रांसप्लांट किया गया था। वो निर्जीव पेड़ अब फिर से पुनर्जीवित हो चुके हैं और जिसमें हरी पत्तियां भी निकल आई हैं, जिसको लेकर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की पेड़ों के पुनर्जीवित होने की उम्मीद और भी पक्की होती नजर आ रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने इसको लेकर आने वाले समय में कटे पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी और बताया कि चिन्हित किए गए 40 पेड़ों को जो रोड चौड़ीकरण की जद में आने के कारण काटे जा रहे थे, ट्रांसप्लांट के जरिए नया जीवन उसे दिया गया है, जो हम सब के लिए एक सुखद अनुभव है। देखिए, इसमें जो हमारे 13 चौराहे हैं, इसमें पेड़ों की गिनती हुई थी कि उनको चौड़ीकरण की जद में जो भी आ रहे हैं उनको काटा जाए, लेकिन इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अनूठी पहल की गई कि हम जो हमारे प्राचीन पेड़ हैं जिनकी उम्र यहाँ पर लोकल लोग 100 साल भी बताते हैं, ऐसे पेड़ों को जो इस तरह की श्रेणी में हैं और जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ये हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़ जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस पर 40 पेड़ों का लिस्टिंग की गई कि इन सभी 13 चौराहों पर जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के पेड़ हों उनको चिन्हित कर लिया जाए। और इस बीच में हमारी प्रोसेस चली रही थी कि एक पेड़ जो 100 साल पुराना पेड़ बताते थे नरीमन चौराहे में, वो अचानक गिर पड़ा और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उसको भी तत्काल ट्रांसप्लांट के लिए हल्दू चौड़ जो गौशाला में लैंड थी वहाँ पर उसको स्थापित कर दिया है। और खुशखबरी यह है कि वो इस समय जीवित है और उसमें पत्तियाँ, उसमें ब्रांचेस निकल आई हैं। और जो ट्रांसप्लांट की प्रोसेस है वो हमने करीब 15-20 पेड़ों में स्टार्ट कर दी है। इसको विभिन्न स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले इसमें लॉपिंग करते हैं, जो भी ब्रांचेज टहनियाँ हैं उनको कटाया जाता है और उसमें फिर एक फंगीसाइड का लेपन होता है और सीलेंट लगाया जाता है ताकि नमी और पानी का कोई असर ना हो। इसके अलावा उसकी जड़ में डी रूटिंग के लिए वहाँ 1-1.5 मीटर की परिधि में मिट्टी को हटाया जाता है और एक फ्रेश मिट्टी जिसमें विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट्स भी होते हैं वो डाला जाता है और उससे रूट, उनकी नई रूट निकलनी शुरू हो जाती है और जो पुरानी रूट है उनको काट दिया जाता है। और ये करीब 1.5 से 2 महीने 3 महीने करीब ये प्रोसेस चलती है। तो वहीं अधिशासी अभियंता ने इस बात की जानकारी दी है कि किस तरीके से पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।